The political arena heats up ahead of the 2024 Lok Sabha elections. An all-out war of words between the Bharatiya Janata Party and Congress party is raging. The government has presented a white paper that has accused the Congress-led United Progressive Alliance of leaving the economy in a bad shape after 10 years of Manmohan Singh government. The document claims that the UPA inherited a healthy economy from the Atal Bihari Vajpayee government but left the Narendra Modi administration on a non-performing economy. Meanwhile, the Congress has countered this by releasing a black paper against the Modi government. According to the Congress, the black paper alleges that the last 10 years were a period of injustice with issues such as rising prices, unemployment, subversions of institutions and discrimination against non-BJP states plaguing the country. The 54-page document released by the AICC President Mallikarjun Kharge slams the BJP's tenure as a quote-unquote Anyayakal. So, of course, politics raging ahead of the Lok Sabha elections. We, of course, know that now there was a white paper that was released in the parliament, and to counter that, Mallikarjun Kharge and the Congress, of course, now released a black paper. There is, of course, lots and lots of politics is raging at this point of time. In fact, joining us on the broadcast this morning is a very special guest, Mr. Harish Rawat, the former Chief Minister of Uttarakhand. Good morning, sir, and thank you so much for speaking to us on News X. I'm going to kickstart this conversation by asking you, do you think the BJP government's white paper will hurt you in the upcoming elections? नहीं, ये अपनी लकीर को बड़ा दिखाने के लिए एक पुरानी लकीर को मिटाना चाहते हैं। उसका और उससे ज़्यादा कोई पर्पस नहीं है, ताकि लोग उनके अचीवमेंट को बड़ा समझें। जबकि हकीकत यह है कि ग्रोथ रेट, जो एनुअल ग्रोथ रेट है, जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है, यूपीए गवर्नमेंट के समय में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो 10 साल की मिला करके वो 8.5% रही। 8.5%, जो एक प्रकार से ड्रीम ग्रोथ रेट है, और एक बार तो 9.5% से ऊपर गई जो है ग्रोथ रेट जो है। और आज जो एनडीए गवर्नमेंट है, जो आज की गवर्नमेंट है, उसकी ग्रोथ रेट इस समय 7.5% की बात हो रही है, जिसको वो बहुत अच्छा काल मान रहे हैं अपने इकोनॉमिक ग्रोथ का। और यदि क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट की बात करें, कुल में एवरेज ग्रोथ रेट की बात करें 10 साल की, तो ये 6 पॉइंट के आसपास आती है। तो आप लगा लीजिए अंदाज कि किस समय तरक्की हुई होगी, क्योंकि जब ग्रोथ रेट 1% ग्रोथ रेट का मतलब जॉब 1 करोड़ जॉब जो है, तो जॉब के क्षेत्र में हर क्षेत्र के अंदर जो है वो ड्रीम ग्रोथ एरिया था, और आज वो है नहीं। तो वो कितना ही कहें, सत्य को तो झुटलाया नहीं जा सकता है, आंकड़े नहीं झुटलाए जा सकते। करप्शन से लेकर पॉलिसीज तक बहुत ज्यादा सीरियस एलिगेशंस बनाए गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जहाँ तक पॉलिसी पैरालिसिस की बात है, सबसे बड़ा निर्णय था न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ, उसमें सरकार भी दांव पर लगा दी, जिसके लिए लोगों ने कहा सिंह इज किंग, मनमोहन सिंह जी के लिए। तो कोई गवर्नमेंट जो पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार रहेगी, वो इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती है न्यूक्लियर डील का, जिसके बाद टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन का रास्ता खुला। जो आज का हमारा डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट में वो सब रिफ्लेक्ट होती हैं, जो चीज़ें जो है उसकी बुनियाद जो है न्यूक्लियर डील जो हमने अमेरिका के साथ समझौता किया उससे हुआ। हमने सरकार भी दांव पर लगा दी। तो ये पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार जो गवर्नमेंट होगी, वो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है। दूसरा जो है, जिस गवर्नमेंट ने मनरेगा जैसे काम, जिसमें राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, ये
सब तरीके की अधिकारिता के निर्णय लिए, एक से एक बड़े निर्णय हैं, मतलब फूड सिक्योरिटी एक्ट से लेकर के ये सब चीजें जो है उस समय हुई। बड़े 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 सरकारी निर्णय लिए गए। फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए राइट की बात, और के लिए कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा गया जिसमें जिनको अधिकार नहीं दिए गए। अब रहा सवाल जो आपने करप्शन वाली बात कही, मैं केवल इतना ही भर कहना चाहता हूं, उस समय एक मीडिया हाइप क्रिएट किया गया। कहाँ है आज अन्ना हजारे जी, जब उनके प्रोडक्ट केजरीवाल साहब पर इतने इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, आज कहाँ है वो? ये सारी चीजें ऐसा लगता है कि कोई स्पॉन्सर्ड वो था सब मजमा जो है, और उस समय एक वातावरण बनाया गया। 2G में आज तो 10 साल हो गए यूपीए गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट को, क्यों नहीं किसी को सजा हुई? आज कहाँ है 2G का मामला? कहाँ है वो लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए का लॉस बता करके, इतना इमेजिनरी लॉसेस बता करके चीजों को ऐसी हाइप दी कि लोगों को लगा कि देश तो लूट दिया, और देश लूट गया। लेकिन 10 साल में जो बचाने के नाम पर आए सत्ता में, वो एक चूहिया को भी जो है पकड़ करके जेल में नहीं डाल सके। आज वो मामला खत्म है। तो क्यों खत्म है? नहीं तो बताए ना, ये आज की गवर्नमेंट बताए। उसी तरीके से कोल स्कैम है। कोल स्कैम में क्या निकला? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें जो है उस समय किंग इज किंग की जो इमेज थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, उसको ब्लंट करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए हमारे अलायंस पार्टनर्स के ऊपर और मंत्रियों के ऊपर कुछ आरोप लगाए छोटी मोटी, और सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कुछ और आधार लगा करके उनके आधार पर एक मीडिया हाइप क्रिएट किया गया भ्रष्टाचार का। और उसके मैं ये मानता हूं कि उसके वो भी एक कारक रहा गवर्नमेंट चेंज का, और उसका फायदा जो है आज की गवर्नमेंट को हुआ। लेकिन ऐसा है नहीं। यदि ऐसा था तो क्यों नहीं ये गवर्नमेंट ये लाती ना? ये भी तो बताना चाहिए अपने व्हाइट पेपर में कि भाई हमने कितने लोगों को उस समय के जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, कितने लोगों को जेल डाला। अगर देश ये भी तो जानना चाहेगा ना। जी एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जो कांग्रेस ने ब्लैक पेपर रिलीज करा है, उसके हिसाब से तो हमारी इकोनॉमी जो है वो अभी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। बट ऑन पेपर हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन कम है, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे बिल्कुल ठीक हैं। सो व्हाट डू यू क्लेम आर द बिगेस्ट फेलियर्स? देखिए, ये जॉबलेस ग्रोथ है, और ग्रोथ भी इतनी नहीं है जो ग्रोथ रेट है। मैंने कहा ना, यदि क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट 10 साल की लगाई जाए तो वो 6% के आसपास आती है। तो इसलिए जो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और 2047 के अंदर हम दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमको 10% के आसपास ग्रो करना पड़ेगा। तो कहाँ है वो ग्रोथ रेट? उसके नज़दीक तक नहीं है। तो 7.5% की ग्रोथ रेट में हम इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, जबकि अभी हम वास्तविकता से, हकीकत से दूर हैं। दूसरी बात जो है, इस समय दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर हमारे देश के अंदर है। इंडिया के अंदर कोई गवर्नमेंट हो, यदि वो जॉब क्रिएट नहीं कर रही है तो वो गवर्नमेंट जस्टिस नहीं कर रही है, अपनी एग्जिस्टेंस के साथ जस्टिस नहीं कर रही है। तो इस समय जॉब क्रिएट हो नहीं रहे, कहीं वो है नहीं। और जो है, आप जो पैरामीटर्स हैं तरक्की के, उन पैरामीटर्स में देखिए आप, तो इन्फ्लेशन इस समय हाईएस्ट है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल एजेंसीज ने कहा है कि हंगर आदि दूसरे जो इंडेक्स हैं उनमें हम बहुत नीचे हैं। मतलब हम उन देशों के साथ सम्मिलित हैं जो देश सबसे नीचे के पायदान में खड़े हैं। इवन हमसे बहुत बेहतर स्थिति में हमारे अड़ोसी पड़ोसी है। तो ये जो इस तरीके की स्थितियां हैं, ये कुछ और इंडिकेट करती हैं। इन्हीं को हमने जो है कांग्रेस ने अपने ब्लैक पेपर में सम्मिलित किया। जब ये ब्लैक पेपर, जब व्हाइट पेपर की बात हुई, तो निश्चित तौर पर फिर दूसरी पार्टी जो अपोजिशन में पार्टी है
वो उन कमियों को हाईलाइट करेगी जिन कमियों के आधार पर वो अपने चुनाव का आगे का रास्ता बना रहे हैं। बीजेपी ने एक आरोप लगाया है अगेंस्ट द ब्लैक पेपर. They're saying that there is no authentic data to support the arguments that are made in the black paper as far as unemployment is concerned. आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? इसमें एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उनके आंकड़े हैं। आपने लेबर ब्यूरो जो था, लेबर ब्यूरो को बंद कर दिया, नहीं तो वो आपको एनुअल आंकड़े दे देता था जो है, आपने उसको बंद कर दिया क्योंकि आपको कन्वीनियंट नहीं लग रहा था। उससे स्थितियाँ लेबर फ्रंट पर जो है चीज़ें एक्सपोज हो जा रही थी। तो जो आंकड़े उपलब्ध हैं और इन आंकड़ों को डिस्प्यूट करने के लिए कोई नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी ने डिस्प्यूट नहीं किया है जो आंकड़े एनएसएसओ ने और दूसरों ने दिए हैं। गवर्नमेंट भी कोई दूसरे आंकड़े जारी नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं सत्य के निकट हैं वो आंकड़े। You know, they're banking on Modi की guarantee for the next 5 years. What will Congress base its campaign on? हम एक खुशहाल भारत के लिए जो है परिवर्तन की बात करेंगे और हम उसमें जो है बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, ये सारे इश्यूज को जो है गरीब अमीर के बीच की जो खाई बढ़ रही है आदि, ये सब इश्यूज को हम लेकर के आगे आएंगे। और अभी भी आतंकवाद कश्मीर के अंदर फिर उसी तरीके से स्थिति है। चीन के साथ सीमा विवाद में हमारी सीमाओं के अंदर अभी तक चीन घुसा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हम अपना चुनावी नैरेटिव खड़ा करेंगे और वो है परिवर्तन का नैरेटिव। But do you find in fact anything that the Modi government has done well economically in the past 5 years? What are your thoughts on that? बहुत सारी जो है जैसे डायरेक्ट ट्रांसफर्स इत्यादि के जो मामले हैं और उन मामलों में अच्छा किया है। स्टार्टअप में भी ऐसा नहीं है। देखिए, आफ्टर ऑल हमारी इकोनॉमी ऐसी स्थिति में है कि जो गवर्नमेंट है वो फंक्शनल गवर्नमेंट है, तो कुछ न कुछ उसके अचीवमेंट होंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट की कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि 10 साल आफ्टर ऑल कोई गवर्नमेंट या प्रधानमंत्री जी घुड़ियाँ तो नहीं चलते रहे होंगे। उन्होंने कुछ तो किया होगा, तो वो रिफ्लेक्ट होता है, वो दिखाई देता है। तो कुछ अचीवमेंट्स हैं, लेकिन जिस हिसाब से कहा जा रहा है वो नहीं है, और जिस हिसाब से दूसरों को आप छोटा दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं उस हिसाब से नहीं है। आज तो इंडिया के अंदर कोई भी सरकार आएगी, वो सरकार जिस प्लेटफॉर्म पर आकर के हमारी इकोनॉमी खड़ी हो गई है उससे ऊपर ही जाएगी, वो नीचे नहीं आएगी। यदि कोई बहुत ही बर्बाद करने वाला ही प्रधानमंत्री आ जाएगा तो अलग बात है। मैं नहीं कहता हूं कि मोदी जी कोई बर्बाद करने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन और उनमें से जो गारंटीज की बात कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं जिनको उनकी सरकार ने किया है, हम उनको एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो उनके जो अचीवमेंट हैं उनको एक साइड करके लोगों की कठिनाइयों को बढ़ाते हैं, लोगों की दिक्कतें बढ़ाते हैं। जैसे महंगाई है आज के दिन जो है, आप कहते हैं मैंने मुफ्त का राशन दिया। भाई, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो 3 रुपये किलो गेहूं मिलता था, 3 रुपये किलो चावल मिलता था, 2 रुपये किलो गेहूं मिलता था, आज आप 5 किलो चावल दे रहे हैं। लेकिन इधर आपने आटे के दाम जो है, सबसे रद्दी से रद्दी आटा भी आज 30 रुपये किलो है जो है, नहीं तो जो ब्रांडेड इत्यादि हों तो 40-42 रुपये किलो मिल रहे हैं। और उसी तरीके से तेल कहाँ पहुँच गया, दालें कहाँ पहुँच गई, सब्जियाँ कहाँ पहुँच गई, हर जरूरत की चीज़ के दाम बढ़ गए। तो एक मुफ्त चावल सब कुछ नहीं है ना, वो फूड सिक्योरिटी नहीं है। उससे हम ये कहें कि हमने लोगों को एक अच्छा स्वस्थ जीवन दे दिया है, वो भी क्लेम नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक चुनाव प्रचार के लिए है तो ये गारंटी उनकी है। वो दूसरी तरफ पेट्रोलियम पदार्थों के दाम दुनिया में घट रहे हैं, हमारे वहाँ फिर बढ़ रही हैं जो है। तो अब वो यदि आपने
कुछ परिवारों को सस्ते में गैस सिलेंडर दे दिया, तो कुछ और परिवारों से आप वसूल कर ले रहे हैं। तो ये तो कि एक तरीके से अच्छी इकोनॉमिक्स है। यदि एक परिवार को एक महीने में 2 सिलेंडर लगते हैं, एक सब्सिडी का सिलेंडर आ गया, तो दूसरा सिलेंडर जो उनको 1150 में खरीदना पड़ रहा है, वो तो खाल खींच दे रहा है। 400 से आपने 1150 पहुंचा दिया गैस का सिलेंडर जो है। तब ये सब चीजें हैं, जो चीजें जो है जितने अचीवमेंट बताए जा रहे हैं, उन अचीवमेंट की तुलना में ये जो जनता की कठिनाइयां बड़ी हैं, वो अपनी जगह पर साक्षात हैं। यूसीसी पास हो गया अभी उत्तराखंड असेंबली में। इज दिस अनदर कोर प्रॉमिस बीजेपी इज फुलफिलिंग, एंड इनफैक्ट आपकी क्या राय है इस पे? उनको तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मैंडेट करता है, वो केंद्र सरकार ने विधि आयोग गठित किया था। उस आयोग फिर रेफरेंस कर दें, मंगा लें, वो गठित करें। राज्यों को, यदि राज्य इस तरीके से पर्सनल लॉज को बनाने लग जाएंगे, तो बहुत सारी विकृतियां खड़ी हो जाएंगी। अलग अलग राज्यों के अंदर पॉलिटिकल, उससे आप अपनी सोसाइटी के एक सेक्शन को टारगेट करने के लिए भी कोई लॉ बना सकते हैं, इस तरीके का पर्सनल लॉ बना सकते हैं जो दूसरों के कस्टम्स आदि में जो है इंटरफेयर करता है। मान लिया आप कल मणिपुरी ले लीजिए, कुकीज और मैतेई के बीच में वैसे ही झगड़ा चल रहा है। यदि मैतेई डोमिनेटेड गवर्नमेंट जो है कुकीज के जो कस्टम्स ट्रेडिशंस आदि हैं उनमें हस्तक्षेप करने के लिए कोई कानून बना दे, ये जो है इसके आधार यूसीसी के आधार पर, तो क्या दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। कल गारो हिल्स, जैंतिया हिल्स की ट्राइब्स एक दूसरे के खिलाफ, मान लिया वोट बैंक की राजनीति के लिए कोई चीफ मिनिस्टर उन एक के पक्ष में बना ले, अशांति हो जाएगी। तमिलनाडु में कोई गवर्नमेंट जो है रेस्ट ऑफ दी हिंदूज के कस्टम्स में वो करने के लिए, कोई हस्तक्षेप करने के लिए कोई कानून बना दे यूसीसी के आधार पर के प्रीटेक्स्ट में, तो उससे दिक्कतें खड़ी होंगी। इसलिए राज्यों के बजाय यदि इतना अच्छा कानून है तो केंद्र सरकार करे, सहमति का वातावरण बनाए। क्यों वो हिचकिचा रहे हैं? अब उत्तराखंड ने बनाया, अब उत्तराखंड का कानून उत्तराखंड की धरती के अंदर लागू होगा उससे, बल्कि और जिन कानूनों को वो लागू कर रहे हैं वो पहले से ही इनहेरिटेंस का है, एडॉप्शन का है, हिंदू मैरिज एक्ट का है, ये सब चीजें कानून पहले से बने हैं, सेंट्रल लॉ है उसके लिए। बल्कि हमारे लॉ की कहीं टकराहट ना हो जाए। लिव इन रिलेशनशिप के लिए अब कोई व्यक्ति जो दिल्ली में है वो लिव इन रिलेशनशिप में है और उत्तराखंड में आएगा, तो यहाँ आते ही जो है वो ऑफेंस हो जाएगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होगा उत्तराखंड के अंदर। तो बहुत सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस खड़ी होंगी आने वाले दिनों के अंदर। तो बिना अब विचार के एक टोकनिज्म के लिए उत्तराखंड का यूसीसी बनाया गया है, एक टोकनिज्म है। Do you feel Uttarakhand police action in the Haldwani incident is justified? अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अभी हमको वहां शांति की दरकरार है। अभी हल्द्वानी अशांत है, अभी भी वहां कर्फ्यू लगा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वहां शांति हो। चीफ मिनिस्टर अभी गए हैं वहां, तो हम उम्मीद करते हैं कि एक बार शांति होगी, और शांति के लिए आवश्यक है पुलिस और सब लोग जो है संयम रखें। संयम के बाद ही शांति आएगी, शांति के बाद ही सौहार्द की बात होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर मैं कोई मैं मतलब क्या किससे कहाँ गलतियां हुई, क्या वो हुआ, उस पर कोई नहीं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.